आज बेटा हम डिस्कस करेंगे एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज का क्लासिफिकेशन और इनकी प्रॉपर्टीज। मैंने जब आपको ब्लड पढ़ाया था तब मैंने आपको ब्लड के कंपोनेंट्स का एक्सप्लेनेशन दिया था। ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है? WBCS, वाइट ब्लड सेल्स, RBCS, व्हाइट ब्लड रेड सेल ब्लड आर कार्पल्स। हेमोग्लोबिन हाँ, वेरी गुड। और प्लेटलेट। प्लेटलेट्स, इनका सबका अपना फंक्शन होता है ना। और WBCS में हमने पढ़ा था ग्रैन्युलोसाइट्स, ए ग्रैन्युलोसाइट्स, और हमने इसमें लिम्फोसाइट सेल्स देखे थे, है ना। लिम्फोसाइट जब हमने WBCS पढ़ा था तो इसमें बी लिम्फोसाइट्स होते हैं और टी लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं। बी लिम्फोसाइट का फंक्शन क्या होता है? ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट में फाइट करती है। ठीक है। यदि हमारी बॉडी में बाहर से कोई फॉरेन सब्सटेंस आता है, कोई प्रोटीन आता है, हम उसको एंटीजन कहते हैं। ठीक है। हम उसको पैथोजन कहते हैं। एंटीजन आएगा, कोई बैक्टीरिया आएगा, वायरस हो सकता है, फंगाई हो सकता है, कोई पैरासाइट हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है। ये सारे पॉजिटिव एजेंट्स हैं जो इन्फेक्शियस डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स में। हमारी बॉडी में इनके अगेंस्ट में जो फाइटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं इनको हम एंटीबॉडीज कहते हैं। हमारी बॉडी में जब एंटीजन आएगा, उससे फाइटिंग के लिए, उससे लड़ने के लिए हमारे जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र है, ये तंत्र जो सैनिक तैयार करेगा, जो सैनिक इनसे लड़ने के लिए भेजेगा हमारे ब्लड सर्कुलेशन में, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के सैनिक है, हमारे इम्यून सेल्स हैं। ठीक है। और ये इम्यून सेल का फंक्शन क्या है? हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करना। इससे प्रोटेक्ट करेगा इन्फेक्शियस एजेंट से। और वो इन्फेक्शियस एजेंट बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी हो सकता है जो हमारी बॉडी का नहीं है, कहीं बाहर से आया है, वो है एंटीजन। और हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, फिर भी वो हमारी बॉडी में आ गया है जबरदस्ती। डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन के थ्रू आता है। किसी ने छींक दिया, खांस दिया, अभी कोविड आया था, आप लोग को वैक्सीन लगे हैं, आप में इम्यूनिटी डेवलप की गई है कोविड से, ताकि आपकी बॉडी लड़ सके, है ना। तो उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या था? जो इन्फेक्टेड है उसने स्नीजिंग की, उसने कफिंग की, आप आसपास थे, आपके अंदर आ गया, तो वो आपके लिए एंटीजन हो गया। अब कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में है, बैक्टीरिया अपना मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करेगा उसके सर्वाइवल के लिए, लेकिन जब वो टॉक्सिन्स रिलीज करेगा तो वो आपके लिए एज ए एंटीजन काम करेंगे, है ना। तो वायरस आएगा, वायरस होस्ट सेल पे अटैक करेगा। होस्ट सेल क्या होता है? हमारे बॉडी में टिश्यू है, टिश्यू बना है सेल से। तो कोई भी सेल इन्फेक्टेड हो सकता है। इन्फेक्टेड होने का मतलब उसमें या तो वायरस, या तो बैक्टीरिया, या तो कोई एंडोटॉक्सिन्स, ये उसकी सरफेस पे आ गया है। तो इसको हम कहते हैं इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के टाइप्स भी मैंने आपको पढ़ाया है ना। डीपली 6 टाइप के इन्फेक्शंस होते हैं, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी आपको बता चुका हूँ। आज हम इस लेक्चर में एंटीबॉडीज को समझेंगे। एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर, टाइप्स, क्लासिफिकेशन और उनकी प्रॉपर्टी। तो आपको एंटीबॉडी की बेटा डेफिनेशन समझ में आई? एंटीबॉडी होती क्या है? यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे ब्लड के कंपोनेंट्स। ठीक है। न्यूट्रोफिल्स होता है, मोनोसाइट्स होता है, ये मोनोसाइट सेल है। लिम्फोसाइट सेल है, मास्ट सेल है। मास्ट सेल हिस्टामिन रिलीज करता है, और हिस्टामिन एक ऑटोकॉइड्स होता है, ये एक लोकल हार्मोन होता है जो एलर्जिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल फीवर आ सकता है, ईचिंग हो सकती है, रेडनेस आ सकता है, बॉडी एक हो सकता है। दीज आर द एलर्जिक रिस्पॉन्स। और ये एलर्जिक रिस्पॉन्स क्यों प्रोड्यूस हुआ है? हिस्टामिन की वजह से। और हिस्टामिन क्यों रिलीज हुआ है? ये हमारे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से रिलीज हुआ है। एंटीजन बाहर से आता है, एंटीबॉडी हमारे बॉडी में ही होती है। जब दोनों आपस में लड़ते हैं तो इनका जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है उसको हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कहते हैं। और यदि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी कमजोर है, एंटीबॉडीज नहीं बन पा रहे हैं, तो हम बाहर से एक्सटर्नली जो एंटीबॉडी कंज्यूम करते हैं उसको हम कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। किसी एनिमल के इम्यून सिस्टम से सेल को आइसोलेट करके फॉर्मुलेशन डेवलप करके ह्यूमन बींग्स में इंसर्ट किया जाता है, इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियली एंटीबॉडीज को बनाना। क्योंकि हर एनिमल में इम्यूनिटी होती है, माइस में है, रैबिट में है, कैट में है, सब
जितने भी लिविंग सेल है, इनके पास बचने का तरीका है इन्फेक्शन से, क्योंकि इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है। हर जिंदा सेल को इन्फेक्शन हो सकता है, और हर जिंदा सेल के पास उस इन्फेक्शन से लड़ने की जो पावर आती है, जो शक्ति आती है, जो प्रतिरोधक क्षमता आती है, वो आती है इम्यून सेल से। ठीक है। माइक्रोफेजिस, ये माइक्रोफेजिस सेल होते हैं, ये एंटीजन को इंगल्फ करते हैं। फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइट सेल्स होते हैं, ये फैगोसाइटोसिस करते हैं, एंटीजन को इंगल्फ करेंगे, उसको, उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, उसको तोड़ेंगे, उसको डाइजेस्ट करेंगे, और उसको डाइजेस्ट करके खत्म कर देंगे, जिससे हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन मिलेगा। डेंड्राइट सेल्स होते हैं, डेंड्राइट सेल्स मतलब नर्वस सिस्टम में जो सेल होते हैं, ये डेंड्राइट्स पाए जाते हैं इनमें, है ना। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इनकी सेल बॉडी पे, इनको हम डेंड्राइट सेल्स बोलते हैं। बी सेल्स, टी सेल्स तो मैंने आपको अभी बताया। टी सेल्स जो होते हैं वो वायरल इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। ठीक है। वायरस भी एज ए एंटीजन हमारी बॉडी में कहीं से आ सकता है, तो उससे फाइट कौन करेगा? टी सेल्स, टी किलर सेल्स होते हैं, है ना। तो टी सेल्स और बी सेल्स हमारी बॉडी में वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने का काम करते हैं। लेकिन बैक्टीरिया और वायरस के अलावा भी एंटीजेंस हो सकते हैं। वो एंडोटॉक्सिन्स हो सकते हैं, जो बैक्टीरिया अपने मेटाबॉलिज्म के बाद प्रोड्यूस कर रहा है ना। या वो कोई कोई प्रोटीन हो सकता है ना। पॉलन ग्रेन हो सकता है, जो हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक में आए हैं सांस के थ्रू, है ना। इनहेल हम लोग करते हैं, तो एनवायरनमेंट यदि स्वच्छ नहीं है तो उसकी वजह से भी हमको एयरवे पैसेज में इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है। इम्यूनिटी क्या होती है? बीमारी से लड़ने की हमारी बॉडी की जो नेचुरल पावर होती है, उसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। एक होती है इनेट इम्यूनिटी, एक डेवलप की जाती है। ठीक है। वैक्सीनेशन के थ्रू इम्यूनिटी को डेवलप किया जाता है। माँ के दूध से बच्चे को इम्यूनिटी मिलती है। आईजी, आईजी एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन, ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडी को फॉर्म करता है, जिसको हम ग्लोबुलिन प्रोटीन बोलते हैं। ये एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो इम्यूनोग्लोबुलिन का फॉर्मेशन करता है। और ये एंटीबॉडी सर्कुलेशन में हमेशा भी प्रेजेंट रह सकती है, इंट्रासेलुलर भी हो सकती है, इंट्रावस्कुलर भी हो सकती है, एक्स्ट्रावस्कुलर भी हो सकती है, मतलब वेसल्स के अंदर और वेसल्स के बाहर। हमारी बॉडी में वेसल्स में ब्लड सर्कुलेट होता है, तो वेसल्स के बाहर भी हो सकती है और वेसल्स के अंदर भी हो सकती है। ठीक है। और ये एंटीबॉडी सेल की सरफेस पे भी प्रेजेंट हो सकती है, जैसे लिम्फोसाइट सेल। तो लिम्फोसाइट सेल का जो सरफेस है, उसके ऊपर भी एंटीबॉडी प्रेजेंट रह सकती है, जो कि एंटीजन से फाइट करेगी। ठीक है। आप समझ पा रहे हो एंटीजन क्या है और एंटीबॉडी क्या है? क्लियर हो रहा है? क्यों सानिया? एंटीजन क्या है और एंटीबॉडी क्या है? एंटीजन बाहर से आने वाला, हमारी बॉडी पर अटैक करने वाला हमारी एनिमी है, एंटीजन। और एंटीबॉडी है हमारे बॉडी के अंदर का सेल, जो उससे फाइट करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा, ना, उसको किल करेगा। ठीक है। तो 5 टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं: आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीडी और आईजीई, है ना। यहाँ पर एंटीबॉडी की हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सिस्टम दैट इज कैपेबल ऑफ बाइंडिंग विथ हाई स्पेसिफिसिटी टू एन एंटीजन। मतलब एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी एक स्पेसिफिक एंटीजन से ही बाइंड होगी। ऐसा नहीं है कि एक एंटीबॉडी है तो वो हर एंटीजन से बाइंड हो पाएगी, है ना। जैसे कोविड का हमने वैक्सीन लगाया है, तो वो कोविड से हमको बचाएगा, वो हमको HIV एड्स से नहीं बचाएगा, हमको सिफेलिस गुनोरिया से नहीं बचाएगा वो। ठीक है। BCG का हमने वैक्सीन लगाया है, तो वो हमें उसी प्रोटेक्शन देगा। तो जिस हिसाब से हमने वैक्सीन लगाया है, जो हमने इम्यूनिटी डेवलप की है, तो पर्टिकुलर एंटीबॉडी एक स्पेसिफिक एंटीजन से ही बाइंड करेगी, और उसके बाद उसको डिफीट करेगी। तो ये चीज आप याद रखना। तो एंटीबॉडी में स्पेसिफिसिटी होती है। ठीक है। एंटीबॉडी में स्पेसिफिसिटी होती है, वो एक स्पेसिफिक एंटीजन से ही बाइंड करेगी और उसको वो इरेडिकेट करेगी, उसको वो किल करेगी। ठीक है। और ये कहाँ प्रोड्यूस होती है?
हमारे इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं वो इनको प्रोड्यूस करते हैं। और इम्यून सिस्टम के सेल का नाम क्या बताया मैंने आपको? डब्ल्यूबीसीएस। और डब्ल्यूबीसीएस का फर्दर सब क्लासिफिकेशन देखे तो उसमें आता है लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है। अब ये दो साइंटिस्ट यहाँ आप देख रहे हो, इन्होंने एंटीबॉडी को डिस्कवर किया था 1975 में। जॉर्जे ओहलर और कैसर मिल्स्टन, ये दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं और हमको इन्फेक्शन से नेचुरली बचाते हैं, वो नेचुरली बचाएंगे। है ना, कोई वैक्सीन ना भी लगा हो तो भी हमारी बॉडी बीमारियों से लड़ सकती है, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम के सेल इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोटीन के थ्रू इम्यूनोग्लोबुलिन्स का प्रोडक्शन करेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन के थ्रू। ठीक है। तो एंटीबॉडी किससे बनती है बेटा? प्रोटीन से बनती है। और प्रोटीन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो काफी हैवी होता है ना। अभी हम एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर भी देखेंगे, है ना। अब हम यहाँ पर देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। हमने डेफिनेशन समझ ली क्या होती है, इनका बॉडी में रोल क्या होता है ये भी हमने देखा। अब हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पर आप बेटा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ठीक है, ये वाई शेप का आपको जो दिख रहा है, ये एंटीबॉडी है। ये मोनोमेरिक भी हो सकती है, डाइमेरिक भी हो सकती है और पेंटामेरिक भी हो सकती है। ये मोनोमेरिक टाइप की एंटीबॉडी है ना। जैसे मैंने आपको बताया आईजीजी है, आईजीएम है, आईजीए, आईजीडी, आईजीई, ये 5 टाइप की एंटीबॉडी मैंने आपको बताई है। इनका स्ट्रक्चर सबका अलग अलग रहता है। मैं आपको ये कॉमन स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहा हूँ। ये वाई शेप का एक मोनोमेरिक एंटीबॉडी है। ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कहाँ कहाँ पर क्या क्या है। तो इसमें एक लाइट चेन होता है, इसको हम एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये 2 टाइप का होता है, आपका कप्पा लैम्डा। और एक होता है इसमें हैवी चेन, जो कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, इसको हम बोलते हैं हैवी चेन। ये वाला जो आपको चैन दिख रहा है, दिस इज हैवी चैन। और ये वाला जो आपको चैन दिख रहा है, ये लाइट चैन होता है। ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये साइट ऑफ बाइंडिंग होती है बेटा। ठीक है। साइट ऑफ बाइंडिंग मतलब यहाँ पर एंटीजन बाइंड होगा, है ना। यहाँ पर एंटीजन बाइंड होगा और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी और उससे एंटीजन को किल किया जाएगा। या तो डायरेक्ट एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी या तो न्यूट्रलाइजेशन होगा। न्यूट्रलाइजेशन मतलब जो भी एंटीजन आया है उस पे जो एक्टिव साइट है जिसकी वजह से वो हमको नुकसान पहुंचा सकता है, उस एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई करके उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। तो न्यूट्रलाइज होगा तो हमारी बॉडी को हार्म नहीं पहुंचा पाएगा। ठीक है। तो ये है बाइंडिंग साइट, एक्टिव साइट, जहां पर न्यूट्रलाइजेशन का काम होगा। ठीक है। अभी और एक स्ट्रक्चर आएगा तो उसमें आपको ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी आईजीवी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई और आईजीई, ये 5 टाइप्स की एंटीबॉडी हमारे बॉडी में होती है। अब यहाँ हम इनका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं विथ स्ट्रक्चर। आप देखो आईजीजी एंटीबॉडी आपको यहाँ मोनोमेरिक फॉर्म में दिख रही है। ठीक है। और आईजीएम एंटीबॉडी देखो 1, 2, 3, 4, 5, ये पेंटामेरिक फॉर्म में है। ठीक है। तो आईजीई एंटीबॉडी मोनोमेरिक फॉर्म में है और आईजीएम एंटीबॉडी पेंटामेरिक फॉर्म में है। तो एफिनिटी ज्यादा किस में होगी, बाइंडिंग साइट ज्यादा किस में होगी सानिया? यहाँ पर जैसे इसमें एक बाइंडिंग साइट है और एक बाइंडिंग साइट यहाँ पर है, तो मोनोमेरिक में ज्यादा बाइंडिंग साइट होगी या पेंटामेरिक में? मोनो। पेंटामेरिक में ज्यादा होगी, है ना। क्योंकि देखो इसमें ये एक वाई शेप स्ट्रक्चर है और यहाँ पर 5 वाई शेप स्ट्रक्चर है। तो इसमें यहाँ पर बाइंडिंग साइट ज्यादा होगी तो इसकी एफिनिटी ज्यादा होगी, है ना। मतलब ये ज्यादा से ज्यादा, मतलब एंटीजन को अपने से बाइंड कर सकती है। ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो ये इसको, ये लाइट चैन, ये पिंक वाली, ठीक है। और ये हैवी चैन एच, और डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है। डाइसल्फाइड बॉन्ड इनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, ये दोनों चैन को।
एक चैन हो गई लाइट चैन, एक हो गई हैवी चैन, और दोनों चैन कनेक्टेड रहती है आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड से। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो एक स्ट्रक्चर है, ये जब डबल होता है तो ये जे चैन के थ्रू आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं, है ना। जैसे आप यहाँ एक ये सिंगल स्ट्रक्चर देख रहे हो, और ये है डबल स्ट्रक्चर। तो जब ये डबल हुआ तो ये जे चैन के थ्रू आपस में कनेक्ट हो गए। ठीक है, यहाँ पर भी जे चैन रहेगी, जे चैन के थ्रू ये आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, मोनोमेरिक फॉर्म हो सकता है, डाइमेरिक हो सकता है, पेंटामेरिक हो सकता है। पेंटामेरिक फॉर्म को किसका होता है? आईजीएम एंटीबॉडी का। अब आई इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? हम्म एंटीबॉडी की प्रॉपर्टी, पहली तो इनकी ये विशेषता होती है बेटा कि ये हमारे सर्कुलेशन में हमेशा बनी रहती है। ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में इन्फेक्शन हो सकता है, तो उससे लड़ने के लिए ये हर समय हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये एक्टिवेट कब होती है? जब हमारी बॉडी में कोई एंटीजन आता है, तो उस केस में ये एक्टिवेट हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ये एंटीबॉडी है, और ये छोटा सा जो दिख रहा है ग्रीन कलर का, दिस इज एंटीजन। देखो यहाँ पर ये बाइंडिंग साइट पे ये कनेक्ट हो गया, है ना, ये दो बाइंडिंग साइट पे कनेक्ट हो गया, और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, तो इस तरह से एंटीबॉडी काम करती है। ये एंटीबॉडी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये कीलॉग थ्योरी पे बेस्ड है। ठीक है, कीलॉग थ्योरी पे बेस्ड है ये। अब जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, इसमें जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, उसका जो एब्रीवेशन है उसको एजी और एबी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और ये हमारे ह्यूमरल इम्यूनिटी में आता है। ह्यूमरल इम्यूनिटी मतलब जो हमारे बॉडी की नेचुरल इम्यूनिटी है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, उसको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। ये देखो यहाँ पर येलो कलर से, ये लाइट चैन है, और ग्रीन कलर वाली हैवी चैन है। ठीक है, लाइट चैन और हैवी चैन, और यहाँ पर इसके ये रीजन्स हैं जहाँ पर बाइंड होती है एंटीजन। ये काफी इंपॉर्टेंट है इम्यूनोग्लोबुलिन्स का डिस्क्रिप्शन, है ना। आईजीजी जो एंटीबॉडी है बेटा, ये मोनोमर टाइप की होती है। ठीक है, और ये हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसको हम मेजर एंटीबॉडी भी कहते हैं, क्योंकि पूरी एंटीबॉडी में इसका जो परसेंट है वो सबसे ज्यादा होता है, ये 80% होती है। ठीक है, जो पांचों एंटीबॉडीज मैंने आपको बताई है, उसमें से सबसे ज्यादा कौन सी होती है ह्यूमन ब्लड में? आईजीजी प्रेजेंट होती है, और ये मोनोमर टाइप की होती है। अब ये इसकी लोकेशन ये कहाँ कहाँ होती है? तो ये ब्लड में होती है, लिम्फ में होती है, और इंटेस्टीन में होती है। इसका हाफ लाइफ कितना होता है जब ये प्रोड्यूस होगी, है ना, जब ये एक्टिव होगी, तो ये 23 डेज तक अपनी एक्टिविटी दिखाती है। तो ये इसका बायोलॉजिकल हाफ लाइफ हो गया। प्रेजेंट कहाँ होती है? तो मैंने आपको बताया इंट्रा सेलुलर भी होती है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी होती है। और इसकी एक विशेषता ये है बेटा, गर्भवती स्त्री में प्लेसेंटा को क्रॉस करके ये एंटीबॉडी बच्चे में चली जाती है। तो गर्भ में पल रहे बच्चे को माँ से ये वाली एंटीबॉडी मिल जाती है, तो बच्चे को एक सुरक्षा मिल जाती है। तो यही एकमात्र ऐसी एंटीबॉडी है बेटा जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी तक जा सकती है। बाकी एंटी एंटी बॉडीज नहीं जा सकती। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मतलब यूट्रस में जो बेबी है, उसको कौन सी एंटीबॉडी मिल होती है उसकी बॉडी में? आईजीजी। और वो कहाँ से मिलती है? वो उसको माँ से मिलती है, और प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी तक जाती है वो। अब इसके फंक्शन क्या है बेटा? ये फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करती है, टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करती है, वायरस के अगेंस्ट में काम करती है, फीटस को बचाती है ना, और न्यूबॉर्न बेबी को भी बचाने का काम करती है। और जब बच्चा इस दुनिया में आता है, वो माँ का दूध पीता है। माँ के पहले दूध को हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। तो कोलेस्ट्रम से बच्चे में
एंटीबॉडी का ट्रांसफर होता है। और कौन सी एंटीबॉडी ट्रांसफर होती है? आईजीए। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, वो उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। आईजीए एंटीबॉडी हमारे बॉडी के सिक्रीशंस में प्रेजेंट रहती है। तो मदर का मिल्क भी एक प्रकार का सिक्रीशंस ही है ना? तो सिक्रीशंस में प्रेजेंट रहती है ये। तो यहाँ आपको आईजीजी एंटीबॉडी का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, है ना? 80% प्रेजेंट होती है, 23 डेज इसका लाइफ स्पान होता है। और ये इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलरली प्रेजेंट होती है। और ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी में जाती है। और ये प्रेसिपिटेशन न्यूट्रलाइजेशन के थ्रू, फेगोसाइटोसिस के थ्रू एंटीजन को खत्म करती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा आईजीएम एंटीबॉडी की, है ना? आईजीएम एंटीबॉडी का हाफ लाइफ कितना होता है? इसका हाफ लाइफ होता है 5 डेज। ठीक है। और इसकी विशेषता ये है कि सबसे पहले यही वाली एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में जब एंटीजन आता है। ठीक है। ये बहुत जल्दी प्रोड्यूस होती है। यदि जैसे कोई एक्यूट इन्फेक्शन है तो उसकी हमको डायग्नोसिस करनी है, तो हम आईजीएम एंटीबॉडी को डिटेक्ट करेंगे। मतलब कोई ताजा ताजा अभी अभी इन्फेक्शन हुआ है, तो ब्लड में क्या हमें देखने को मिलेगी? आईजीएम एंटीबॉडी। ठीक है। ये इंस्टेंट प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में, ये पेंटामेरिक फॉर्म में होती है। इसका मॉलिक्यूलर वेट काफी हाई होता है बेटा। और ये हमेशा याद रखना इंट्रावस्कुलर प्रेजेंट होती है। इंट्रावस्कुलर मतलब वेजल्स के अंदर, है ना? मतलब ये लिम्फ में नहीं होगी। ठीक है। ये इंट्रावस्कुलर प्रेजेंट रहती है, ये वेजल्स में प्रेजेंट रहती है। और जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, जब वो 20 सप्ताह का हो जाता है, तब उसके अंदर ये प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। ठीक है। और ये कहाँ पर पाई जाती है? जो बी लिम्फोसाइट सेल होते हैं उसके सरफेस पे ये पाई जाती है। और इसके डिटेक्शन से हम डायग्नोस कर सकते हैं सिफेलिस को, और रुबेला को, एचआईवी एड्स को, है ना? तो ऐसे इन्फेक्शन हम इसके डिटेक्शन से पता कर सकते हैं। एचआईवी एड्स का डिटेक्शन हम कैसे करते हैं? एलिसा टेस्ट से, है ना? अभी कोविड का हमने पता कैसे लगाया था? आरटीपीसीआर टेस्ट से। आरटीपीसीआर टेस्ट करते थे ना, सैंपल भेजते थे भोपाल की वायरोलॉजी लैब। ठीक है। तो हमारी ब्लड में जो एंटीजन की प्रेजेंस है, उसकी डायग्नोसिस हम एंटीबॉडी की प्रेजेंस के आधार पे कर सकते हैं। ठीक है। तो ये है आपका आईजीएम एंटीबॉडी। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? पेंटामेरिक होता है। ठीक है। और इसकी सीरम में परसेंट कितनी होती है? 5 to 10%। इसकी लोकेशन क्या है? ये बी लिम्फोसाइट की सरफेस पे प्रेजेंट होती है। ठीक है। और इंट्रासेल्युलरली प्रेजेंट होती है। इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है? 5 डेज। और प्लेसेंटा को ट्रांसफर नहीं कर पाती है ये। और ये फर्स्ट एंटीबॉडी होती है जो इन्फेक्शन के केस में हमारी बॉडी में, ब्लड में देखी जाती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा आईजीए की। ठीक है। आईजीए एंटीबॉडी की विशेषता, ये डाइमर के फॉर्म में होती है। ठीक है। और सीरम में इसका परसेंट होता है 10 to 15%। और उसकी लोकेशन क्या है? ये सिक्रीशंस में होती है ना? हमारी बॉडी में बहुत सारे सिक्रीशंस हैं, जैसे मिल्क। प्रेगनेंसी के बाद में वुमेन जो बच्चों को मिल्क पिलाती है, वो भी एक सिक्रीशन है। रिस्पिरेटरी सिस्टम से हमारे सिक्रीशंस होते हैं म्यूकस के फॉर्म में, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस हैं। हमारा सिलाइवा है, लार, लार भी एक प्रकार का सिक्रीशन है। हमारे आंसुओं में होती है, आंसुओं में भी एंटीबायोटिक एंटीबॉडी होती है। नेजल सिक्रीशन, नेजल सिक्रीशन में भी प्रेजेंट होती है। गैस्ट्रिक सिक्रीशन। तो ये जितने भी हमारे बॉडी सिक्रीशंस है, इसमें कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है? आईजीए। ठीक है। और इसका हाफ लाइफ मैंने आपको बताया 6 डेज। प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती है। ठीक है। और ये जब छोटा बच्चा माँ का दूध पीता है तो उसको ये वाली एंटीबॉडी मिल जाती है, तो वो इन्फेक्शन से बच जाता है। तो ये आपकी आईजीए एंटीबॉडी हो गई, है ना? अब आपकी आईजीटी एंटीबॉडी, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मोनोमर फॉर्म में होती है। ये काफी कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, 0.2%। और ये आपका WBCS का जो सब टाइप है, बी लिम्फोसाइट, उसकी सरफेस पे प्रेजेंट रहती है, ब्लड और लिम्फ में। इसका हाफ लाइफ होता है 3 डेज। और कंपोनेंट फिक्सेशन इसमें नहीं होता है, प्लेसेंटा ट्रांसफर इसमें नहीं होता है। और ये इनेट इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करती है।
ठीक है, तो ये आपकी डी हो गई, IgD। IgE एंटीबॉडी भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये मोनोमर फॉर्म में होती है। ठीक है, और ये भी काफी कम कंसंट्रेशन में सीरम में प्रेजेंट रहती है। और इसकी लोकेशन कहाँ है? रिस्पिरेटरी ट्रैक की जो इपिथेलियल सेल है, GI ट्रैक की जो लाइनिंग है, पेरिटोनियम लाइनिंग, ठीक है, वहां पर ये प्रेजेंट होती है। इसकी हाफ लाइफ होती है 2 to 3 डेज। और ये एलर्जिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है एनाफिलैक्टिक रिएक्शन के केस में। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन यदि हमारी बॉडी में होगी तो एलर्जिक रिस्पॉन्स शो करने का काम करती है IgE एंटीबॉडी। ठीक है, और यही एक ऐसी एंटीबॉडी है बेटा जो काफी हीट सेंसिटिव होती है। इसको थर्मोलेबाइल एंटीबायोटिक भी, एंटीबायोटिक कह रहा हूँ, एंटीबॉडी भी कहते हैं। एंटीबायोटिक और एंटीबॉडी में क्या डिफरेंस है बेटा? एंटीबॉडी तो हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होती है, और जो एंटीबायोटिक्स है वो बाहर से लेने पड़ते हैं। जैसे बॉडी में कोई बैक्टीरिया आ गया और उसको मारने के लिए हमने बाहर से कोई ऐसी दवा ली जो उस बैक्टीरिया को किल करेगी, तो हम उसको एंटीबायोटिक कहते हैं। तो ये डिफरेंस होता है एंटीबायोटिक में और एंटीबॉडी में। ठीक है, अब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में क्या होगा, हमारी बॉडी में एक्जिमा हो सकता है, डर्मेटोलॉजिकल कोई कंडीशन डेवलप हो सकती है, फीवर हो सकता है। यदि रिस्पिरेटरी ट्रैक में यदि एलर्जी हो रही है तो अस्थमा भी हो सकता है, जिसमें एयरवे पैसेज में स्वेलिंग आ जाएगी, तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो जाएगी, है ना। तो ये सारी कंडीशन डेवलप होगी। तो ये है बेटा हमारी IgE एंटीबॉडी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो, ये है मास्ट सेल। ठीक है, और ये मास्ट सेल की मेम्ब्रेन, है ना। अब ये जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पर देखो, ये है एलार्जेन, लाल कलर का जो दिख रहा है। एलार्जेन जब बेटा मास्ट सेल की सरफेस पे जो एंटीबॉडी है इससे जब बाइंड करेगा, है ना, तो क्या होगा? डीग्रेन्युलेशन कॉज होगा, है ना। डीग्रेन्युलेशन मतलब क्या होता है? मास्ट सेल के अंदर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसमें लोकल हार्मोन जैसे हिस्टामिन ये स्टोर रहता है। ठीक है, और जब डीग्रेन्युलेशन होगा तो ग्रेन्यूल जब रैप्चर होंगे तो हिस्टामिन रिलीज होगा। ठीक है, ये देखो यहाँ से ये हिस्टामिन रिलीज हो रहा है ना, एक मिनट, ये देखो यहाँ से ये हिस्टामिन रिलीज हो रहा है, दिख रहा है आपको? ये ये देखो यहाँ से ये, है ना, इस सेल के अंदर से हिस्टामिन रिलीज हो रहा है। और ये हिस्टामिन ही एलर्जिक रिस्पॉन्स कॉज करता है, फीवर कॉज करेगा, एक्जिमा कॉज करेगा, ईचिंग, रेडनेस, है ना, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो आप समझ रहे हो एलर्जी कैसे होती है? समझ में आ रहा है आपको एलर्जी कैसे होती है? ये देखो, ये है एलार्जेन, जब ये हमारी बॉडी में कहीं बाहर से आया तो ये है हमारा मास्ट सेल, है ना। और मास्ट सेल का ये जो सरफेस है, यहाँ पर IgE एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। और जब ये IgE एंटीबॉडी से एलार्जेन जब बाइंड करेगा तो क्या होगा? मास्ट सेल के अंदर जो ग्रेन्यूल्स हैं ये रैप्चर होंगे, और रैप्चर होके ये डीग्रेन्युलेशन के थ्रू हिस्टामिन को रिलीज करेंगे। और जब हिस्टामिन हिस्टामिन जब अपने रिसेप्टार से बाइंड करेगा तो एलर्जिक रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, तो हम यदि आपने सिट्राजिन ड्रग सुना होगा, सिट्राजिन ड्रग क्या करता है? ये हिस्टामिन का ब्लॉकर होता है, हिस्टामिन की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है ना। सिट्राजिन ड्रग आपने खाया है? लीवोसिट्राजिन 10 mg 20 mg की स्ट्रेंथ में आता है। कब खाया था सिट्राजिन, बताओ? हम्म। एलर्जी के टाइम पे। हाँ, एलर्जी, तो अब समझ में आया बेटा आपको कि एलर्जी कैसे कम करता है सिट्राजिन। सिट्राजिन ड्रग क्या करेगा? हिस्टामिन के रिसेप्टार से खुद बाइंड हो जाएगा और हिस्टामिन को रिसेप्टार से बाइंड नहीं होने देगा। रिसेप्टार क्या होते हैं? सेल की सरफेस पे प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे लिगेंड बाइंड करता है। लिगेंड क्या होते हैं? ये बायोमोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और एक्सटर्नली कोई एलार्जेन या कोई एंटीजन भी हो सकता है और ड्रग भी हो सकता है। एंटागोनिस्ट क्या होते हैं? जो रिसेप्टार को ऑक्यूपाई कर लेंगे लेकिन बायोमोलिक्यूल को बाइंड नहीं होने देंगे, इसको हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट। तो लीवोसिट्राजीन एंटागोनिस्ट होता है हिस्टामिन के रिसेप्टार का। तो हिस्टामिन यदि रिसेप्टार से बाइंड नहीं होगा तो एलर्जिक रिस्पॉन्स आएगा क्या? बताओ। नहीं। हम्म।
हिस्टामिन यदि हम्म। रिसेप्टर से बाइंड होगा तो एलर्जिक रिस्पॉन्स आएगा, और हमने हिस्टामिन का हम्म। एंटागोनिस्ट दे दिया लिवोसिट्राजिन। अब सिट्राजिन ड्रग क्या करेगा, हिस्टामिन के रिसेप्टर को ऑक्यूपाई कर लेगा, तो हिस्टामिन बाइंड हो पाएगा क्या, नहीं। और हिस्टामिन यदि बाइंड नहीं होगा तो एलर्जिक रिस्पॉन्स आएगा क्या, बताओ। नहीं। हम्म। नहीं। पत, नहीं आएगा ना, वेरी गुड। अब आप समझे सिट्राजिन काम कैसे करता है, सिट्राजिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होती है, कैसे हमारे जो एंटीबॉडी है वो एंटीजन से फाइट करके उनको न्यूट्रलाइज करते हैं, फेगोसाइटोसिस करते हैं, उनको किल करते हैं। क्यों जरूरी है हमारे अंदर ये एंटीबॉडीज। और जिसके अंदर एंटीबॉडी की कमी हो जाएगी उसकी इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाएगी, बीमारियों से लड़ने की क्षमता उसकी शरीर की खत्म हो जाएगी। और यदि इम्यून सेल हाइपर एक्टिवेट हो गए तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा। मतलब ये इम्यून सेल हमारे ही बॉडी के सेल को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। ऐसा किस बीमारी में होता है बेटा, ऐसा रूमेटॉइड अर्थराइटिस में होता है। हमारा जो सिनोवियल मेम्ब्रेन होता है, सिनोवियल जॉइंट में जो मेम्ब्रेन पाया जाता है, उस मेम्ब्रेन के सेल को रैप्चर करने लगते हैं इम्यून सेल। जब ये हाइपर एक्टिवेट हो जाते हैं तो इनकी हाइपर एक्टिविटी की वजह से कौन सा रोग होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसका एग्जाम्पल है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है, जिसमें जोड़ों में दर्द होता है, लार्ज जॉइंट में पेन होता है। लार्ज जॉइंट कहाँ पर होता है, हमारे नी में, घुटने में। घुटने का जो जॉइंट है वो लार्ज जॉइंट का एग्जाम्पल है, सिनोवियल फ्लूइड पाया जाता है, दो हड्डियों के बीच में फ्रिक्शन को कम करता है ये। ठीक है। एल्बो। हाँ, एल्बो में भी जॉइंट होता है हमारे। ठीक है। लेकिन घुटने का जो जॉइंट है बेटा वो ज्यादा प्रभावित इसलिए होता है क्योंकि इस पे लोड ज्यादा पड़ता है ना। हमारे बॉडी का ऐसा कौन सा जॉइंट है जिसपे सबसे ज्यादा लोड होता है, बताओ। हम्म। एल्बो के जॉइंट कैसे? पे ज्यादा लोड है या घुटने पे। घुटने पे नीचे। हाँ, तो घुटने में इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि वहां पर लोड ज्यादा है, भार ज्यादा है। पूरे शरीर का हमारा भार घुटने पे ही तो टिका रहता है। अब यदि कोई व्यक्ति मोटा हो गया, है ना, बॉडी को अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कमर के ऊपर का हिस्सा और कमर के नीचे का हिस्सा। किसी ने खा खा के मोटे आ गया है, चर्बी बहुत बढ़ गई है, कमर के ऊपर का हिस्सा हैवी हो गया है, तो बताओ घुटने पे लोड बढ़ेगा कि नहीं। हम्म। बढ़ेगा। और घुटने पे लोड बढ़ेगा बेटा, तो बढ़ती एज के साथ ऐसे लोगों को क्या घुटने का दर्द हो सकता है। हम्म। हो सकता है। हो सकता है ना। होएगा। ठीक है, तो एक ये भी कारण है, ओवरवेट की वजह से भी मतलब घुटनों में दर्द होने लगता है। और एक कारण मैंने आपको बताया, ऑटो इम्यून डिजीज। तो यदि इम्यूनिटी की वजह से हो रहा है तो इसमें जो दवाइयां यूज करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स। ऐसी दवाइयां जो इम्यून सेल्स को सप्रेस करें उनकी एक्टिविटी को, तो इसको हम बोलते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स, जो इम्यून सिस्टम को शांत करती है। ठीक है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कैसे बनाई जाती है, ये हाइब्रिडोमा टेक्निक से बनाई जाती है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो बैचलर्स इन फार्मेसी में पढ़ना पड़ता है। ठीक है। हाइब्रिडोमा टेक्निक, इससे बनाई जाती है, आर्टिफिशियली एंटीबॉडी को तैयार किया जाता है। और कैसे तैयार किया जाता है, माइस में, एनिमल्स में, और फिर उसको आइसोलेट करके उसकी फॉर्मुलेशन बनाई जाती है। ठीक है, ये होती है हाइब्रिडोमा टेक्निक। इट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन फॉर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती है, ये आर्टिफिशियल एंटीबॉडी होती है। ठीक है। जब हमारे शरीर में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है किसी रीजन से, तो हम आर्टिफिशियली उसको बाहर प्रोड्यूस करके फॉर्मुलेशन के रूप में ह्यूमन बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। तो हमारा बेटा जो लिवर है ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है और ये बहुत सारे प्रोटीन्स बनाता है। ठीक है। तो इसमें जो स्पेशल टाइप के प्रोटीन होते हैं उससे हमारे हमारी इनेट इम्यूनिटी डेवलप होती है। इनेट मतलब नेचुरल इम्यूनिटी, प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर के बीमारी से लड़ने की क्षमता, है ना। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, हमें नजर नहीं आते और किसी न किसी माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और उन्हीं की वजह से हमको इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, हमारी बॉडी में कहीं सूजन आ सकती है, रेडनेस आ सकती है। ठीक है। और ये हमारे होस्ट सेल को बेटा डैमेज करते हैं, टिश्यू को डैमेज करते हैं। अब टिश्यू डैमेज होगा तो वो फंक्शन नहीं कर पाएगा, और फंक्शन नहीं कर पाएगा तो हम बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है।
तो ये है बेटा एंटीबॉडी। इसमें आपको किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। हम्म। कोई डाउट है इसमें ओके। आपको? जैसे आप यहाँ देख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ आईजीए एंटीबॉडी। आईजीए एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है। और ये कौन बनाता है? इपिथेलियल सेल बनाते हैं। ठीक है। इपिथेलियल टिश्यू मैंने आपको पढ़ाया था ना। तो रिस्पिरेटरी ट्रैक और जीआई ट्रैक का जो इपिथेलियल टिश्यू होता है, जो कवरिंग होती है ना, वो कवरिंग के जो सेल होते हैं वो बनाते हैं आईजीए एंटीबॉडी। और ये है लूमेन। ठीक है। और ये क्रॉस करके हमारे सिक्रीशंस में आ जाती है। किसी को कोई डाउट है बेटा? तानिया? नो, नो सर। चलो बेटा फिर कल पढ़ेंगे आगे हम, है ना। चलो। हैव अ नाइस डे।